आज लंबे अरसे के बाद मैं दिल्ली में हूँ, अपने घर पे हूँ और आज आपसे लंबी बात करने के मूड में भी हूँ। तो बात शुरू करते हैं। कल नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव की यात्रा से, जहाँ सीमांचल के एरिया में गालिबन कुछ लोगों ने उनकी यात्रा के रास्ते में हंगामा खड़ा किया, रुकावटें की और कौम के हमदर्द और कौम के बारे में विजनरी सोच रखने वाले कुछ यूथ चाहते हैं कि वो तेजस्वी यादव जी को फोर्स करें कि वो AIMIM को, मतलब ओवैसी जी की पार्टी को गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल करें। तो निर्णय तो तेजस्वी जी का है कि किसको ले ना ले, लेकिन कुछ बातें वाज़ेह तौर पे जो जाहिर है कि ओवैसी जी खानदानी तौर पे कांग्रेस के अलायंस में रहे हैं और हैदराबाद की लगभग 200 विधानसभा सीटों में सिर्फ 10 सीटों पे वो रवायती तौर पे लड़ते आए हैं। 10 में उनकी 7 पे कभी जीत होती है, कभी 8 पे होती है। तो वहाँ उनकी पार्टी 7 से ज़्यादा कभी बढ़ी नहीं। पहले वो आंध्र प्रदेश होता था, अभी तेलंगाना है। लेकिन ओवैसी जी पूरे भारत में मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं, करना चाहते हैं और मुसलमान यूथ में खास करके उनकी अपील है और कुछ लोग उनसे बहुत सिंक्रोनाइज करते हैं कि ओवैसी जी बहुत सही हमदर्द हैं कौम के और मुसलमानों में उतना बड़ा रहनुमा या वैसे रहनुमा बहुत कम है। तो आपको उनकी रहनुमाई मुबारक, लेकिन यह तरीका नहीं है कि किसी अलायंस को आप फोर्स करें कि ओवैसी को आपको लेना ही होगा, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे और अब्दुल कब तक दरी बिछाएगा। तो हक मांगने का मेरे हिसाब से ये तरीका सही नहीं है और हक मांगना जाता है जब आप अपनी हक के लिए आप उस लायक, उस काबिलियत और उस इसमें, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो जात और जमात पे होती है। तो मुसलमान अपने आप को न जात है न जमात है, न तो आप मुसलमान के तौर पे एक जात हैं और न जमात के तौर पे एक है, क्योंकि आपका वोट डिसइंटीग्रेटेड है और आप अपना वोट सभी पार्टियों को देते हैं। आपके यहाँ भाजपा की भी वकालत करने वाले लोग हैं और आपके यहाँ जनसुराज को भी चाहने वाले लोग हैं। इसलिए कोई पार्टी अगर ये समझती है कि मुस्लिम वोट बैंक के तौर पे उनके साथ है, तो ये पार्टी की भी गलत फहमी है। और अगर आप ये समझते हो कि मुसलमान आपके कहने से वोट देता है या मुस्लिम वोट की आपके पास ठेकेदारी है, तो आप भी पूरी तरह गलत हो। तो इस मुद्दे से आगे बढ़ते हुए मैं आपको हिस्ट्री के कुछ इसमें ले जाना चाहता हूँ कि मुसलमान का क्या है ना, कि क़यादत की जो जंग है या क़यादत की जो लड़ाई है मुसलमानों में, ये कोई बाहरी थ्रेट से या मतलब बाहरी लोगों ने या किसी और ने आपके यहाँ ख़त्म नहीं की है। मुसलमानों का क़यादत सिमटता जा रहा है, उसकी वजह मुसलमान खुद ही है। तो बात करते हैं मुगलिया सल्तनत से। औरंगजेब जो है ना, इस बर्रे सगीर का सबसे बड़ा बादशाह था और उसने 50 साल हुकूमत की। 50 साल आज के अफ़गानिस्तान से लेके और बांग्लादेश, आप समझ लीजिए कि कितने बड़े एशिया, मतलब 3/4 एशिया पे उसकी हुकूमत थी। और बहुत ही उसका सिस्टम, उसका जो जिसको कहते हैं कि वो ऐसा बादशाह था कि उसने 50 साल की हुकूमत में 27 साल उसने जंगी खेमों में और मैदानों में और युद्ध के जिसको कहते हैं ना, लड़ाई के मैदानों में ही बिताया। तो वो आराम करने वाला एक दिन भी नहीं था। हाँ, लेकिन उसकी कुछ पॉलिसियाँ ऐसी थी, जैसे वो टोटली अकबर के अपोजिट कुछ पॉलिसी थी जो हिंदुस्तानी माशरे को या हिंदुस्तान के जो प्रीडोमिनेंटली यहाँ का जो सनातन कल्चर है उसके खिलाफ था। तो इस वजह से जैसे किसी भी सोसाइटी में आप कल्चर से नहीं लड़ सकते हैं। इस्लाम पूरे दुनिया में फैला, लेकिन वहाँ के कल्चर को एसिमिलेट करके, और उसी कल्चर में इस्लाम सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी के तौर पे घुस गया।
अगर आप ये कहेंगे कि कल्चरल डोमिनेंस इस्लाम का किसी और मतलब गैर अरबिक जोग्राफिकल रीजन में होगा, तो वो बहुत प्रैक्टिकल भी नहीं है, बहुत मुमकिन भी नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तानी एक कल्चर है, उस हिंदुस्तानी कल्चर ने, इस्लाम ने भी अपने हिसाब से अपने आप को एकोमोडेट कर लिया। यहाँ हम लगभग हर वो काम करते हैं जो हमारे दूसरे बिरादरान करते हैं, जो हमारी दूसरे साथ में रहने वाले शहरी हैं वो लोग करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे में कल्चरल डिफरेंस नहीं है, पहनावे में, खाने में, रहने में, बातचीत करने में। तो औरंगजेब के जाने के बाद इतना इख्तलाफ हो गया मुगलिया सल्तनत में, और इतने ज़्यादा जो है ना सत्ता की लड़ाई हावी हो गई कि सारे जो जो जानशी थे या जो राजकुमार थे वो सब आपस में लड़ने लगे। उसके बाद अगले जो है ना अगले जिसको कहते हैं 100 सालों के अंदर इतने बादशाह हैं, इतने छोटे छोटे टेन्योर रहे, इतनी मार काट मची, इतने ये हो गए, तो दिल्ली की सत्ता हो गई कमज़ोर। जब दिल्ली की सत्ता कमज़ोर हो गई तो जितने भी अंग्रेज के जमींदार, मुगलों के जो जमींदार थे या मुगलों के जो मनसबदार थे, वो सब धीरे धीरे, जिसको कहते हैं ना जब केंद्र कमजोर होता है, तो वो सब लोग सब एक तरह से अपने आप को आज़ाद होने लगे। उन्होंने लगान भेजना छोड़ दिया, उन्होंने दिल्ली की जो अकीदत है उसमें कमी कर दी, और धीरे धीरे दिल्ली का कंट्रोल कम हो गया, तो डिसेंट्रलाइज हो गया हुकूमत। उसी दौरान अंग्रेजों की एंट्री होती है। तो अंग्रेज पहली बार 1757 में बंगाल में जो इंटर करते हैं, और वहाँ से वो एज ए व्यापारी आते हैं, लेकिन व्यापार उनका मकसद कभी नहीं था। उनका मकसद था टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में इसी इसी व्यापार के रास्ते ही और जहाज और जंगी बेड़े के रास्ते से ही पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत फैला ली, और हर जगह उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर दी। तो 1757 में सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेज ने वहाँ से अपना फोर्टिफिकेशन और अपना कहिए दखल अंदाजी शुरू किया। तो 1800 में एक लॉर्ड वेलेस्ली आता है। लॉर्ड वेलेस्ली क्या करता है, उसको मालूम था कि ये जो हिंदुस्तान में जितने छोटे छोटे राजा हैं, जो चीफटेन हैं, वो आपस में लड़ते हैं। जिस तरह से आज एक गांव में 10-10 मुखिया है ना, तो कोई एक मुखिया दूसरे मुखिया को चैन से नहीं रहने देता है। तो उसी तरह वहाँ भी एक राजा बगल वाले राजा से, अपने भाइयों से, राजा के घर में खलफसार था, बगल वाले पड़ोसी राजा से मुसीबत थी। तो उसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा कि जो दोस्त राजा लोग हैं उन लोगों को हम प्रोटेक्शन देंगे और उनके यहाँ अपनी फोर्स रखेंगे। तो उसके लिए उसने कहा कि हम सब्सिडियरी अलायंस करेंगे। ऐसे राजाओं को उन्होंने तैयार किया कि आपके यहाँ, चूँकि अंग्रेज जो है वो मिलिट्री पावर और न्यू वेपन्स के साथ आए थे, बंदूक और बारूद उनकी वो थी, मतलब जिसको कहते हैं बढ़त थी। तो देसी राजाओं ने कहा कि भाई अपने पड़ोसी, दो वजह से उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस पे एक एग्रीमेंट कर लिया। कई राजाओं ने किया, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ समझौता हुआ। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया कि ऐसे राजाओं के यहाँ अपनी फौज रखनी शुरू कर दी, और उस फौज का खर्चा उसके लोकल राजा को उठाना था। वेलेस्ली ने उनको लालच दिया कि इससे आपको दो फायदे होंगे। बगल वाले राजा का राज्य जो है उसको हड़पने में, या आप चाहें तो उसके ऊपर अटैक करके उसको मिला लीजिए, और या नहीं तो वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, हम आपका दफा करेंगे, डिफेंस करेंगे। इस तरह से कई राजा उसके झांसे में आ गए, और हिंदुस्तान के ही राजा एक दूसरे के खिलाफ लॉर्ड वेलेस्ली से क्रिस क्रॉस एग्रीमेंट करने लगे। लॉर्ड वेलेस्ली ने पहले तो अपनी वहाँ पे फौज उतारी, उसके बाद उन राजाओं के यहाँ उनकी फौज के जो सिपा सालार थे या जो जनरल्स थे, उन्होंने धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लिया, प्रशासन ले लिया कि हम रेवेन्यू भी वसूलेंगे, हम अपने गुमाश्ता भेज के आपके खिलाफ जो लोग हैं उनको ठीक करेंगे। तो इस तरह से डेली एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसने, अंग्रेजों ने दखल अंदाजी शुरू कर दी। अब धीरे धीरे जो है ना राजाओं का क्या हुआ कि आमदनी सिकुड़ता गया, और खर्च जो है अंग्रेजों के आने से बढ़ता गया। अब जो राजा वेलेस्ली की जो है डिमांड और उसके खर्च को पूरा करने में सक्षम नहीं होता था ना, तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे सारे राजाओं को उसने अंग्रेजी हुकूमत में लेना शुरू किया, और लिटरली वो राजा सब लोग सरेंडर कर गए। ऐसे अंग्रेज अपना धीरे धीरे विस्तार करते रहे। तो आज जो है बिहार की स्थिति जो है लॉर्ड वेलेस्ली वाली ही हो गई है, क्योंकि क्या है कि बिहार में बहुत ज़बरदस्त आर्थिक संकट है, और राज्य पूरी तरह केंद्र के पैसे पे चल रहा है।
अब आप ये समझ सकते हैं कि नीतीश जी की मजबूरी थी कि बार बार वो बीजेपी क्यों जाते हैं या बीजेपी से उनका ऐलान। आज नीतीश जी से ज़्यादा मजबूर और उनसे लाचार कोई नेता बिहार में नहीं है, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने बिहार की आर्थिक तंगी और बर्बादी देख रहे हैं। अब राज्य का जो पिछला बजट है वो 3,17,000 करोड़ का है। 3,17,000 करोड़ में 75% पैसा सेंट्रल ग्रांट है, मतलब दिल्ली का पैसा है। अब दिल्ली के पैसे में जो मोदी जी की सरकार है वो कैसे हाथ मरोड़ती है, कब देती है, किस किस वादे पे देगी, कैसे देगी, वो सब टोटल कंट्रोल जो है वो दिल्ली का है। अब धीरे धीरे दिल्ली ने क्या किया कि राज्य व्यवस्था को, राज्य की अर्थव्यवस्था को ऐसा पंगु कर दिया है कि अब राज्य का जो शासक है और नीतीश जी हैं वो केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि राज्य की व्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी। अब नीतीश जी जैसा घोर समाजवादी और सेकुलर आदमी आज बीजेपी के गोद में अगर बैठा है तो उसकी वजह है बिहार का आर्थिक संकट, बढ़ता हुआ कर्ज, भारत में सबसे कम न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, और बिहार जो स्टेट है वो आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पे है। तो राज्य का जो जो भी बजट है उसमें से 94.5% पैसा जो है वो सैलरी, सब्सिडी और जो ये चुनावी वादे कर रहे हैं उस पे जा रहा है। सिर्फ 5.5% ऑफ जो है टोटल बजट वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो है जो राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाया जाता है। अब आप बताइए कि बजट का 5.5% रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया जाएगा तो कौन सी इंडस्ट्री आएगी, कौन सा राज्य में उत्थान हो जाएगा, जब आप 94.5% पैसा सिर्फ और सिर्फ ये श्रमिकों को अभी अचानक 5-5 हजार रुपया उनके खाते में दिवाली बोनस भेज रहे हो, बेरोजगारों को 1,000 रुपया का आप कह रहे हो, राज्य में बेरोजगारों की आपने फौज खड़ी कर दी, अब उनको 1,000 रुपया का लालच दे के कह रहे हो कि हम सबको 1,000 रुपया देंगे, जीविका दीदी और इन सबको अचानक 10-10 हजार रुपया भेज रहे हो। तो ये सब जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम है जो अचानक रातों रात नीतीश जी को याद आ रही है, इन सब के पीछे महाराष्ट्र और जो हरियाणा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने यही फॉर्मूला अपनाया था कि चुनाव से पहले इतने पैसे बांटो, इतने पैसे बांटो, और ये पैसा है किसका? ये पैसा आपका है, लोगों के टैक्स से आया हुआ पैसा है। बिहार में तो टैक्स से पैसा आता ही नहीं है, बिहार के बजट का पैसा तो केंद्र दे रहा है। तो वो दूसरे राज्यों का पैसा और केंद्र का पैसा अपनी इच्छानुसार, अपनी मर्जी से आपको, आपके रहमो करम पे आपको फ्री गिफ्ट बांट के, अब अभी जो नीतीश जी ने हाल फिलहाल जितनी घोषणाएं की है इससे लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया का खर्च आने वाला है। अब आने वाले दिनों का तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि इस कर्ज के जाल से और इस बजटरी डेफिसिट से राज्य बाहर नहीं आ पाएगा। समस्या यह है कि डेफिसिट इतना हाई है, मतलब यह है कि आमदनी राज्य की है नहीं और खर्च राज्य का बढ़ता जा रहा है, मतलब आमदनी और खर्च का अंतर और बड़ा होता जा रहा है, प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है, कर्ज इसी तरह बढ़ता रहेगा। तो वित्तीय अराजकता की स्थिति है राज्य में। राज्य सरकार का आपने देखा होगा कि 70,000 करोड़ रुपया का ये हिसाब देने में विफल रहे, और वो 70,000 रुपया का अगर अकाउंटल नहीं होता है, वो पैसे का हिसाब अगर आप केंद्र को नहीं दे पाते हैं, तो वो राज्य की लाइबिलिटी है, राज्य के ऊपर, वो पर हेड आपके ऊपर वो वित्तीय भार जा रहा है, वो पैसा, वो कर्ज आपके ऊपर है। आप कहते हो कि हमारा जीडीपी देश में सबसे तेजी से 11 से 14% पे बढ़ रहा है, फर्जी है ये। एक्चुअल जीडीपी आपका 5% है, जो देश के भी नेशनल 5.5 एवरेज से कम है। तो आप जो है, जो आपके पास रेवेन्यू अर्निंग है सिर्फ 6% रुपये आपका टैक्स से आता है, बाकी 94% आपका ग्रांट से पैसा आता है, और खर्चा आपका जो है वो 35% है आपके रेवेन्यू अर्निंग का। तो ये जो 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 मिस अलाइनमेंट है, जो जो इम्बैलेंस है खर्च में और आमदनी में, इसको कौन देखेगा? राज्य पूरी तरह प्रशासनिक अधिकारियों के रहमो करम पे है, और राज्य में जो है ना, जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है।
मतलब हर अंचल, थाने, ब्लॉक, हर जगह बेगर पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है, पब्लिक त्रस्त है, लोग सड़कों पे हैं। आप कहते हो कि हम जो है, जब प्रति व्यक्ति आय, जब भारत में आपका देश की औसत आय से 30% कम है आपका प्रति व्यक्ति आय, तो आप लोगों के अगर आप परचेज पावर को नहीं बढ़ाओगे, तो परचेज पावर ही नहीं बढ़ेगा तो लोग समृद्ध कैसे बनेंगे, लोग खुशहाल कैसे बनेंगे। तो ये नीतीश जी मजबूर हैं, और राज्य जो है, मतलब स्टेट इज हेडिंग टुवर्ड्स ए फाइनेंशियल एनार्की, और बहुत खराब हालत होने वाले हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप जो है ना, एक मतलब जिसको कहते हैं, राज्य को इस केंद्र की निर्भरता और केंद्र के रहमो करम और केंद्र की भीख से अगर बाहर आना है, तो आपको स्वावलंबी बनने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना है और बहुत लंबे रास्ते पे जाना है। थैंक यू वेरी मच।